हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑडियो बुक 7 ऑफ क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 18 बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो इस ऑडियो बुक में हम डबल सर्कुलेशन करने वाले हैं और साथ में जो इस सर्कुलेटरी पाथवे से रिलेटेड डिजीजेज हैं उसको भी इसी पर्टिकुलर ऑडियो बुक में और कार्डियक साइकिल को भी इसी ऑडियो बुक में वैनिश अप करने वाले हैं, वाइंड अप कर देंगे। तो ये पर्टिकुलरली लास्ट ऑडियो बुक होने वाली है चैप्टर नंबर 18 बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन की। ठीक है, मेरा गला थोड़ा सा बैठा हुआ है, अगर वॉइस में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। डबल सर्कुलेशन से स्टार्ट करते हैं। द ब्लड फ्लो स्ट्रिक्टली बाय फिक्स रूट थ्रू ब्लड वेसल। जो ब्लड होता है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू एक स्ट्रिक्ट रूट को फॉलो करता है। द आर्टरी एंड वेन, जो कि आर्टरी और वेन्स के थ्रू होता है। मतलब बेसिकली ईच आर्टरी एंड वेन कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर ऑफ एन इनर लाइनिंग ऑफ स्क्वैमस एंडोथेलियम, ट्यूनिका इंटिमा, middle layer of smooth muscle and elastic fiber, tunica media, and external layer of fibrous connective tissue and tunica externa. Tunica media is comparatively thin in veins. अब देखो, ये जो डिफरेंट टाइप की ट्यूनिका की बनी हुई मसल्स होती है जो स्क्वैमस एंडोथेलियम से बनी हुई होती हैं, इसमें जो मिडल वाली रहती है उसके साथ जो इनर वाली रहती है, तो जो इनर वाली लेयर रहती है उसमें जो ल्यूमेन होता है, देखो किसी भी पाइप के अंदर जो गैप होता है, जैसे पानी का पाइप होता है तो पानी के पाइप में जहाँ से पानी निकलता है उस गैप को ल्यूमेन कहते हैं। आर्टरीज में ये ल्यूमेन बहुत ही बड़ा होता है और वेन्स में ये जो ल्यूमेन है छोटा होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। और ऐसा क्यों होता है, देखो एज मेंशन्ड अर्लियर ब्लड पंप बाय right ventricle enter the pulmonary artery, whereas left ventricle pump blood into the aorta. Deoxygenated blood pumped into the pulmonary artery is passed on to the lungs, from where oxygenated blood is carried by pulmonary vein into the left atrium. This pathway constitute pulmonary circulation. इस pathway को pulmonary circulation कहते हैं। उसके बाद the oxygenated blood entering the aorta is carried by a network of artery, arteriole and capillary of tissue, from where deoxygenated blood is carried by a system of venule, veins and vena cava and emptied into the right atrium. This is the systematic circulation. The systemic circulation provides nutrients, O2 and other essential substances to the tissue and takes CO2 and other harmful substances away for elimination. Unique vascular connection exists between digestive tract and liver called hepatic portal system. Hepatic portal vein carry blood from intestine to liver before it is delivered to the systematic circulation. A special coronary system of blood vessel is present in a body exclusively for the circulation of blood to and from the cardiac musculature. अब यहाँ डबल सर्कुलेशन से रिलेटेड कुछ बातों को हमेशा याद रखना। जो भी तुम्हारी जो ब्लड कैरिंग ट्यूब है, फिलहाल मैं ट्यूब ही बोलूँगा, क्यों? क्योंकि मैं आर्टरी और वेन के बीच में डिफरेंस बता रहा हूँ। जो भी तुम्हारी ब्लड कैरिंग ट्यूब है, अगर वो हार्ट से बॉडी की तरफ ब्लड को कैरी कर रही है तो वो आर्टरी होगी, और अगर बॉडी के किसी भी ऑर्गन से हार्ट की तरफ ब्लड आ रही है तो वेन होगी। पहली बात। दूसरी बात, आर्टरीज में जो ल्यूमेन होता है वो चौड़ा होता है, यानी कि उसमें गैप ज़्यादा होता है, जबकि जो वेन्स में ल्यूमेन होता है वो नैरो होता है, यानी कि छोटा होता है। ठीक है, तीसरी इंपॉर्टेंट बात, कैपिलरी जो होती हैं वो आर्टरी और वेन के बीच में कनेक्शन प्रोवाइड करती हैं और ये सबसे छोटी वेनलेट्स ये सबसे छोटी नसें होती हैं। चौथी बात, आर्टरीज में जो ब्लड का प्रेशर है वो 120 की स्पीड से जाता है जो कि सिस्टोलिक प्रेशर होता है, और वेन्स में जो ब्लड का प्रेशर रहता है वो 80 होता है जो कि डायस्टोलिक कहलाता है। पांचवी बात, आर्टरी हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और वेन्स हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ठीक है, लेकिन तुम कहोगे यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में लाती है, तो वो एक्सेप्शन नहीं है। दरअसल मैंने क्या बताया, बॉडी के किसी और ऑर्गन से हार्ट की तरफ ब्लड लाने वाली ट्यूब को वेन कहेंगे। तो क्योंकि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड
लंग्स से आ रहा होता है हार्ट की तरफ ताकि वो बॉडी में पंप हो सके, तो उस ब्लड को हार्ट तक लाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो वेन कहलाती है। इसलिए उसे, क्योंकि वो लंग्स से आ रही है और लंग्स को पल्मोनरी भी कहते हैं, तो पल्मोनरी वेन्स कहलाती है। ठीक है, अब बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी की। 18.5 नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ हार्ट आर रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली दैट ऑटो रेगुलेटेड बाय स्पेशल मसल नोडल टिश्यू, हैंस हार्ट इज कॉल्ड मायोजेनिक। हमारा हार्ट जो होता है वो मायोजेनिक होता है, लेकिन कई ऐसे इंसेक्ट होते हैं जिनका हार्ट न्यूरोजेनिक होता है। मतलब जब उनकी मर्जी वो अपने हार्ट को रोक लेते हैं और अपने बॉडी का टेम्परेचर कम कर लेते हैं, और जब मर्जी अपने हार्ट की बीट को ट्रेस कर लेते हैं और बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। ये ज़्यादातर जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़े रहते हैं जिनका मेन फोकस रहता है कि अपने प्रेडेटर से कैसे बचें, ड्यू टू सम with the help of some techniques that I don't know actually, but ये एक फैक्ट है। A special neural center in the medulla oblongata can moderate the cardiac function through autonomic nervous system। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू एक स्पेशल न्यूरल सिस्टम जिसको मेडुला ऑब्लोंगेटा कहते हैं, वो कभी कभार कार्डियक फंक्शन को ऑपरेट कर लेता है या मॉडरेट कर देता है। Neural signal through the sympathetic nervous system can increase the rate of heartbeat and the strength of ventricular contraction and thereby the cardiac output। अब देखो क्या होता है, होता क्या है। मान लो तुम छत पे अकेले गए हो, रात का टाइम है, तुम नॉर्मल टहल रहे हो, इतने में तुमको पायल की आवाज़ आने लगती है, छन छन छन। तो पहली चीज़ क्या होगी, सबसे पहली चीज़ तुमको लगेगा भूत है। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़, तुम पैनिक होने लगोगे। और तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़, तुम्हारा ब्रेन जो है ड्यू टू दिस पैनिक एंड स्ट्रेस तुम्हारे हार्ट के रेगुलेशंस को बढ़ा देगा। तो इस तरीके से जो ब्रेन होता है या जो ब्रेन का ANS होता है वो हार्ट बीट के रेट को इंक्रीज़ करने के लिए और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, दूसरी बात, ऑन द अदर हैंड parasympathetic neural signal, another component of ANS, decrease the heart rate या heartbeat, speed of conduction of action potential and thereby cardiac output। और जैसे ही तुम्हें पता चलता है कि ये छन छन आवाज़ तुम्हारी बहन के पायल से आ रही थी और वो खुद ऊपर आ रही थी, तब तुम्हारा हार्ट नॉर्मल पोजीशन अटेन कर लेता है, नॉर्मल रेगुलेशन अटेन कर लेता है। वो पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल्स के ज़रिए होता है, जो कि दूसरा जो कंपोनेंट है ANS सिस्टम का वो जनरेट करता है। एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन कैन ऑल्सो इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, और एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन्स जो होते हैं वो भी कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज कर सकते हैं। अब बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम की। हाई ब्लड प्रेशर, भाई सबको पता है अगर ब्लड का प्रेशर 120/80 है मतलब कि ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, और अगर इससे ज़्यादा हो गया ब्लड प्रेशर तो ये हाई ब्लड प्रेशर की कैटेगरी में आता है, और अगर कम हो गया तो हाइपोटेंशन की कैटेगरी में आता है, यानी कि हाइपोटेंशन की कैटेगरी आ जाती है। हाई ब्लड प्रेशर है तो हाइपरटेंशन होगा, लो ब्लड प्रेशर है तो हाइपोटेंशन होगा, लेकिन दोनों ही केस अलग अलग हैं। कैसे, ध्यान से समझना। देखो, जो ब्लड प्रेशर होता है वो सिस्टोलिक यानी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट अपॉन डायस्टोलिक में लिखा जाता है, यानी रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 होता है। 120 मतलब जिस स्पीड से हार्ट ब्लड को पंप कर रहा है, तो द ब्लड पम्प्ड बाय द हार्ट इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर, इन विच द हार्ट इज कॉन्ट्रैक्टेड एंड द प्रेशर जनरेटेड इज ऑफ 120। जबकि जो डायस्टोलिक होता है वो हार्ट के रिलैक्स होने पर जो प्रेशर जनरेट होता है वो 80 का होता है। जब BP बढ़ जाता है, गुस्सा आने पे क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो जो सिस्टोलिक होता है वो 120 से राइज अप होकर 150 हो जाता है, और डायस्टोलिक 80 से 90 हो जाता है। जबकि जब BP लो हो जाता है तो हाइपोटेंशन का केस बन जाता है, और ब्लड प्रेशर का सिस्टोलिक पार्ट 100 और डायस्टोलिक 60 पे पहुंच जाता है। इसीलिए लो BP के केस में नमक और शक्कर का पानी देते हैं, ताकि ब्रेन का जो पोटेशियम सोडियम पंप है वो काम करे और ब्लड सर्कुलेशन एक नॉर्मल स्पीड से चलने लगे। उसके अलावा अगर मैं डबल सर्कुलेशन के बारे में थोड़ा और बताऊं,
तो ध्यान से सुनना, 2 मिनट के लिए मैं डिसऑर्डर से हट रहा हूँ, प्लीज़ ये ध्यान से सुनना। सर्कुलेशन जो होता है ब्लड का वो 3 टाइप का होता है, ओपन, क्लोज और मिक्स्ड। ओपन सर्कुलेशन स्नेल, सीप, टर्टल इन सब में होता है, और इनमें जो होता है 2 आर्टरी होती है और 1 वेंट्रिकल होता है। 2 एट्रियम होते हैं और 1 वेंट्रिकल होता है, यानी कि हार्ट 3 चेम्बर्ड होता है। क्लोज यानी कि ह्यूमंस में 2 एट्रियम 2 वेंट्रिकल यानी कि 4 चेम्बर्ड होता है। और मिक्स्ड फॉर्म ऑफ ब्लड सर्कुलेशन में जो फिश होते हैं उनमें जो हार्ट होता है उनके पास 1 एट्रियम और 1 वेंट्रिकल होता है, यानी कि टोटल 2 चेम्बर्ड हार्ट होता है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे एक करेक्शन है, जो वेन है वेन उसका जो ल्यूमेन है वो बड़ा होता है और जो आर्टरी है उसका ल्यूमेन छोटा होता है, ठीक है। तीसरी बात, जो आर्टरी होती है उसका कलर डीप रेड होता है और बॉडी के डेप्थ में पाई जाती है। हाथ के ऊपर जो तुमको ब्लू कलर का स्ट्रक्चर दिखता है वो वेन्स होती हैं जो बॉडी के सरफेस पे पाई जाती है। कई लोग क्या कहते हैं, सुसाइडल केस में हाथ की नस काट लेते हैं। ए भाई, नस काटने से दर्द ज़्यादा होता है, मौत जल्दी नहीं होती। लेकिन अगर तुमने अंदर की आर्टरी काट दी तो दर्द कम होगा और मौत जल्दी हो जाएगी, ठीक है। दूसरा बात, डबल सर्कुलेशन में ब्लड का रूट मैं एक बार और बता देता हूँ। हार्ट से एरोटा, एरोटा से आर्टरी, आर्टरी से आर्ट्रियोल, आर्ट्रियोल से कैपिलरी, फिर कैपिलरी में ऑक्सीजन देके CO2 ब्लड ले लेता है, फिर वेनलेट से होते हुए वेन से होते हुए वेना कावा और फिर हार्ट के राइट एट्रियम में, फिर वहाँ से राइट वेंट्रिकल उसको लंग्स में पंप करता है, फिर लंग्स से वो पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, फिर वो एरोटा के थ्रू पूरे बॉडी में ट्रैवल करता है, ठीक है। ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट बातें रिलेटेड टू डबल सर्कुलेशन जो कि तुम्हारे लिए जानना ज़रूरी था। अब वापस आते हैं डिसऑर्डर्स पे। अपन बात करते हैं हाई ब्लड प्रेशर की। अब मैं इसकी एनसीईआरटी रीडिंग दे देता हूँ। हाइपरटेंशन इज द टर्म फॉर ब्लड प्रेशर दैट इज हायर देन नॉर्मल। इन दिस मेजरमेंट 120 mm Hg, Hg यानी मर्क्यूरी से प्रेशर नापते हैं, इस सिस्टोलिक, और पंपिंग प्रेशर एंड 80 mmg Hg is diastolic or resting pressure. If repeated check of blood pressure of individual is 140/90 या 150/90, that is higher. It show hypertension, high blood pressure lead to heart disease and also affect vital organ like brain and kidney. ठीक है। अब दूसरी है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। पहली बात, ये कोरोनरी आर्टरी क्या होती है? देखो, एक बात गौर किए कभी, शायद मैंने हार्ट पढ़ाते समय बताई नहीं, मैं दिमाग से उचट गई थी, अभी बता रहा हूँ। अब बताई भी होगी तो कोई बात नहीं, रिपीट हो जाएगी तो क्या हो जाएगा। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ यानी कोरोनरी आर्टरी से रिलेटेड है। ये कोरोनरी आर्टरी कहाँ पढ़ा है अपन ने? देखो, अगर तुम्हें मैंने बताया तो ठीक है, नहीं तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं अभी बता रहा हूँ। हार्ट जो होता है वो पूरे बॉडी को ऑक्सीजन देने का काम करता है, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के अपने बॉडी का कोई भी ऑर्गन एक सेल तक काम नहीं करता। ऑक्सीजन इज लाइक मनी। लेकिन क्या सोचा है, जो हार्ट पूरे बॉडी के हर एक पार्ट की, हर एक सेल की, हर एक कैपिलरी, हर एक वेन को, हर एक ऑर्गन को ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है, उसको खुद को कहाँ से ऑक्सीजन मिलता है मैं बताता हूँ। वेंट्रिकल्स में जो अपन ने कॉर्डा टेंजेंशिया पढ़ा है उसके जस्ट नीचे 3 आर्टरीज पाई जाती हैं जो हार्ट की इनर मसल मायोकार्डियम में ओपन होती है। इन आर्टरीज को कोरोनरी आर्टरी कहते हैं, जो वेंट्रिकल में आने वाले, लेफ्ट वेंट्रिकल में आने वाले ऑक्सीजेटेड ब्लड से थोड़ा सा ब्लड ले लेती है और हार्ट को उसके फंक्शनिंग के लिए प्रोवाइड करती है, ताकि हार्ट को भी ऑक्सीजन मिल पाए। और बाद में जब ये ऑक्सीजन हार्ट यूज़ कर लेता है तो राइट साइड के वेंट्रिकल में भी कोरोनरी आर्टरी प्रेजेंट होती है, जहाँ से वो जो दूसरा डीऑक्सीजेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में आया है उसके साथ रिलीज कर देता है। और इस तरीके से जो है ब्लड हार्ट जो है अपने लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था कर लेता है। लेकिन इसमें एक डिफेक्ट है। क्या? कई बार क्या होता है, ये जो कोरोनरी आर्टरी होती है, क्योंकि कोई भी आर्टरी हो या वेन हो उसके अंदर ल्यूमेन तो होगा, यानी कि उसके अंदर जो गैप होता है। अब एक बात बताओ, अगर तुम पानी निकालने वाले पाइप के अंदर थोड़ा सा पेपर भर दोगे उसके बाउंड्री पे, इनर लाइनिंग पे, तो पाइप का जो ल्यूमेन है वो नैरो हो जाएगा, चौड़ा की जगह छोटा हो जाएगा, उसमें से पानी कम निकलेगा।
तो वही होता है कोरोनरी आर्टरी के साथ। अगर तुम बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ खाते हो, ऑयली चीज़ खाते हो, कोलेस्ट्रॉल वाली कंटेनिंग चीज़ खाते हो, तो तुम्हारी कोरोनरी आर्टरी में जब ब्लड में तो सब कुछ डिज़ोल्व हो जाता है, क्योंकि ब्लड न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करता है। तो जब ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लेकर हार्ट में पहुंचता है और कोरोनरी आर्टरी इस ब्लड को लेती है, तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो कोरोनरी आर्टरी की इनर लाइनिंग में चिपक जाता है, और जिसकी वजह से थोड़े टाइम पीरियड बाद कोरोनरी आर्टरी अच्छे से ब्लड सक नहीं कर पाती, हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता और हार्ट अटैक आ जाता है बंदे को और बंदा मर जाता है। इसीलिए जो है ऑयली फूड और फैटी फूड, यहाँ तक कि बटर वगैरह भी एक लिमिटेड अमाउंट में इंटेक करना चाहिए। अब कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के बारे में बात करते हैं। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ ऑफन रिफर्ड टू एज एथेरोस्क्लेरोसिस affect the vessels that supply blood to the heart muscle. It is caused by deposit of calcium, fat, cholesterol and fibrous tissue which make the lumen of artery narrow. ठीक है, अब बात करते हैं एंजीना की। It is called angina pectoris. Symptom of acute chest pain appear when no enough oxygen is reaching the heart muscle. Angina can occur in men and women of any age, but it is more common among the middle-aged and elderly. It occur due to condition that affect the blood flow. अगर ब्लड फ्लो अफेक्ट हो जाता है तो एंजीना की डिजीज़ हो सकती है। हार्ट फेलियर सबको पता है। हार्ट फेलियर मीन्स स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट इज़ नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली enough to meet the need of body. It is sometimes called congestive heart failure because congestion of lung is one of the main symptoms of this disease. Heart failure is not same as cardiac arrest when the heart stop beating, और हार्ट अटैक व्हेन द हार्ट मसल इज सडनली डैमेज बाय एन इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। ठीक है, इसी के साथ हमारा चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन खत्म होता है। ये थी इसकी ऑडियो बुक नंबर 7, जो कि थी इसके लास्ट ऑडियो बुक। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो बुक में विद अ न्यू टॉपिक। तब तक के लिए ऑडियो बुक अच्छी लगी तो यार लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। यार तुम लोग शेयर नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, क्या सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ यार। और हाँ, इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है विक्रमादित्य हर्राव के नाम की, उसमें जाके विज़िट करना। तुमको उसमें कई शॉर्ट्स मिलेंगे। यूट्यूब चैनल पे भी कई शॉर्ट्स हैं जो कि बहुत ही बेसिक और माइन्यूट और माइनर इन्फॉर्मेशन कंटेन करते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो भी देख लेना। उसके अलावा 11th की जो ऑडियो बुक है उसमें कई चैप्टर डाल दिए गए हैं, जैसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, स्ट्रक्चरल एनाटॉमी ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल, सेल यूनिट ऑफ लाइफ, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और बाकी भी डाल रहे हैं। और 12th में चैप्टर नंबर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, नंबर 2 ह्यूमन रिप्रोडक्शन और चैप्टर नंबर 3 रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये 3 चैप्टर की ऑडियो बुक्स डाल दी गई हैं विद एनसीईआरटी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन। अब एक और इम्पोर्टेंट बात, ये ऑडियो बुक तुमको अच्छा लगी हो ना तो चैनल को प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना कैसी लगी। और अगर कमेंट ओपन नहीं हो रहे हैं तो इंस्टाग्राम पे आके कमेंट कर देना किसी वीडियो पे। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो में विद अ न्यू टॉपिक। तब तक के लिए दिस इज मी विक्रमादित्य हर्राव साइनिंग ऑफ। और वीडियो चली गई तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। ओम सारा बाय।